बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब ऑडिटर जनरल पाकिस्तान अजमल गोंदल साहब, कंट्रोलर जनरल अकाउंट्स फ़र्रुख अहमद साहब, चेयरमैन नादरा तारिक मलिक साहब, शहजाद हसन साहब, अस्सलाम वालेकुम। मुझे बड़ी खुशी हुई कि आज बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन और पेंशनर्स की जो आपने सिस्टम शुरू किया है उससे कितनी आसानियाँ पैदा होंगी, ये तो तस्वीर से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। और हकीकत में भी जैसे जैसे बुढ़ापा हमारे ऊपर और आपके ऊपर आएगा तो हमारे ऊपर मूवमेंट्स की रेस्ट्रिक्शंस और परेशानियां बहुत बढ़ती चली जाएंगी। मैं इसको अपने एक ज़ाती वाक़े से मुंसलिक करता हूं कि प्राइवेट सेक्टर के अंदर लोगों के रवैये जैसे भी हों मुख्तलिफ भी होते हैं, मगर मेरे इंस्टीट्यूशन के अंदर हमेशा ये रहा कि जो भी रिटायर हुआ उसने पूरी ज़िंदगी मेरे साथ गुजारी तो हमने उसको फुल पेंशन पर उसको चलाते रहे। और एक साहब थे जिनको हम बड़े मियाँ कहते थे, वो उन्होंने 15-20 साल हमारे साथ सर्विस की घर पर, और जब वो काम करने में उनको बड़ी दिक्कत होने लगी तो हम भी ये सोचते थे कि क्यों किए चले जा रहे हैं, मगर ये कि अच्छे मुसलमान आदमी, उन्होंने कहा कि जब तक मैं कर सकता हूँ मैं करूँगा। तो खैर हमने उनको रिटायर, जब उन्होंने कहा तभी हमने रिटायर भी किया उनको। उनके साथ साथ किसी और को भी रख लिया था ताकि उनका हाथ बढ़ सके। कुछ अरसे वो हमारे यहाँ रहते रहे घर में, और फिर उसके बाद उन्होंने ये ख्वाहिश का इजहार किया कि मैं अपनी बेटी के पास जाना चाहता हूँ। तो हमने कहा कि बहुत अच्छा। और कराची के अंदर हमारे घर से दूर अजीज़ाबाद में उनकी बेटी रहती थी, सौतेली बेटी थी। तो हमने ये जो सिस्टम के एतबार से, ये तो आप प्रूफ ऑफ लाइफ की बात कर रहे हैं, हम बेटी को वो रकम पहुँचाते थे और फिर ये भी हमारी ख्वाहिश होती थी कि बड़े मियाँ से मुलाकात भी हो और ये पता चले कि उनका ख्याल भी रखा जा रहा है नहीं रखा जा रहा। दैट वाज आवर प्राइमरी इंटेंट। तो फिर हमें ख्याल हुआ कि कहीं कुछ गड़बड़ है, तो हमने बेटी से ये कहा कि जब ये पेंशन लेने आओ तुम इनकी, तो इनको साथ लेकर आओ, टैक्सी में बिठा कर लाओ, इनको कोई तकलीफ़ ना हो। तो उसने कहा जी टैक्सी का ख़र्चा, मैंने कहा वो हम ही बर्दाश्त करेंगे मगर लाओ ज़रूर। तो अच्छा है, बच्चों के साथ एक बुज़ुर्ग रिटायरी जो था उसकी मुलाकात हो जाती थी, कुछ मोहब्बतें निकल आती थीं। उसमें भी जब उनको दिक्कत होने लगी तो भी ये माना करके, हमें ये ख्याल नहीं था कि इंतकाल हो जाएगा और उसके बाद भी पेंशन जाती रहेगी। हमें सिर्फ ये ख्याल था कि उनकी सेहत का मुनासिब इंतज़ाम खाने पीने का चल रहा है नहीं चल रहा। तो फिर हर महीने हमारा बेटा जाता था पेंशन लेकर। तो ये अगर कोई ऐसा सिस्टम बन जाए जिसके अंदर पर्सनल आइडेंटिफिकेशन बेहतर हो जाए तो उसकी कोशिश हमेशा रही। जाली आदमी आकर पैसे ले जाता रहा, पुरानी तारीख़ है, पूरी भरी होगी जनाब, कब से कब तक। हमने इलेक्शन कराने की नीयत की, सेक्रेटरी जनरल था पार्टी का, तो इलेक्शन कराने की नीयत की, तो उसके अंदर 35 लाख लोग मेंबर बन गए। तो बड़ा मुश्किल हो गया कि भाई इलेक्शन कैसे कराएंगे। तो खैर हमने उस वक्त भी, दिस इज़ 2009 and 10, हमने उस वक्त टेक्नोलॉजी को ब्रोच किया। हमने ये कहा, और उस वक्त वॉइस रिकग्निशन सिस्टम मैच्योर हो चुका था कि सिर्फ आवाज़ से पहचान लिया जाए आदमी। अच्छा, और उसकी रिकग्निशन लेवल वाज एज क्लोज एज टू द थंबप्रिंट एज पॉसिबल, प्रिटी क्लोज। तो थंबप्रिंट्स वाला किस्सा नहीं आया था, मौजूद है, नादरा के अंदर मौजूद था, फिज़िकल देखते थे। मगर ये जो वॉइस रिकग्निशन था, ये यूबीएल और कुछ बैंक्स पाकिस्तान में इसको ब्रोच भी कर रहे थे, मगर वो हमारे लिए बड़ा एक्सपेंसिव हुआ, तो हमने उसको डिस्पेंस कर दिया। बट वी थॉट ऑफ दैट। उसके बाद जनाब मैं ये समझता हूँ कि आज भी फॉल्स आइडेंटिटी, फेक आइडेंटिटी की चोरी दुनिया के अंदर आप ये सब कुछ देख रहे हैं। बट एट द सेम टाइम टेक्नोलॉजी इतनी आसानी पैदा करता है कि उसको अपने साथ इस्तेमाल ना करना बड़ी ज़्यादती है। तो लिहाजा मैं मुबारकबाद देता हूँ आप सब लोगों ने जिन्होंने मेहनत करके ये कदम उठाया। आपने ये ज़िक्र नहीं किया, चलते चलते मुझे बता दीजिएगा कि ये टेस्ट रन कितने दिन का होगा और कब तक ये आप सब के लिए करेंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा अमाउंट है। 60 अरब रुपए आप डिस्पेंस करते हैं इन पेंशन्स,
और 1.4 मिलियन पीपल गेट पेंशन्स। अब इसके एक आगे भी है। आगे मसला ये है, मिसाल के तौर पर जैसे हमारे बड़े मियाँ की आप मिसाल दे लें, लोगों को बैंक में आकर फ़िलहाल ये अपने आप को या एटीएम मशीन में जाकर अपनी आइडेंटिटी साबित करनी पड़ेगी एवरी 6 months। बट नादरा यहाँ बैठे हैं, एंड आई एम वेरी इम्प्रेस्ड बाय नादरा एज एन ऑर्गेनाइजेशन एंड एसोसिएशन। ये दुनिया के अंदर लोगों की आइडेंटिटी बनाते हैं, यानी जो 18 साल का हो गया उसकी आइडेंटिटी बनती है। पाकिस्तान में फ़िज़िकली आ सकता है, अपना फिंगरप्रिंट दे सकता है, किसी जगह पर जाकर दे सकता है और फिज़िकली बात हो जाती है। बट व्हाट हैपन्स इन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड? तो इन्होंने फिंगरप्रिंट की बुनियाद पर ही आइडेंटिटी क्रिएशन भी कर रहे हैं विदाउट अ पर्सन विजिटिंग द नादरा ऑफिस। अब उसकी टेक्निकलिटीज़ ये हैं कि जनाब वो काले कागज़ के ऊपर वो अपने फिंगरप्रिंट्स लगाएगा, वो नादरा का सिस्टम रीड करेगा और बहुत कुछ चीज़ें होंगी। मगर आईडी कार्ड बाहर के मुल्कों में कोई पाकिस्तानी हो जो 18 साल का हुआ हो तो उसको बग़ैर एम्बेसी जाए हुए या किसी जगह बग़ैर जाए हुए आइडेंटिटी की एक क्रिएट करा रहे हैं। अच्छा, तो जब आदमी बूढ़ा हो गया, जैसे आपने कहा 7% का फिंगरप्रिंट जो है वो हो नहीं पाता, मज़दूरों का नहीं हो पाता, हम सुनते रहते हैं मज़दूरों का नहीं हो पाता, कुछ बीमारियों की वजह से नहीं हो सकता, बुढ़ापे में नहीं हो पाता। तो अबाउट 7%, हम 12% समझते थे, 7 to 12% ये रेंज करता है। उसको क्या करें? तो जब वोटिंग होगी, अगर बायोमेट्रिक इलेक्शन कमीशन ने अडॉप्ट किया, आप जहन में रखें कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इज़ नॉट अ बायोमेट्रिक मशीन। ये डिसीजन इलेक्शन कमीशन का है कि वो बायोमेट्रिक करें या तस्वीर देखें जैसे पहले देखते थे। पहले तस्वीर नहीं, आईडी कार्ड से पहले सिर्फ आदमी क्लेम करता था कि मैं फ़लाना हूँ और फिर लोग कह दे देते उसको, वो वोट डाल देता था। फिर जब आईडी कार्ड आया तो आईडी कार्ड देखकर ये वोट डालने की कैफियत ओरिजिनल आईडी कार्ड के साथ शुरू हो गई। तो अब बायोमेट्रिक अगर इलेक्शन कमीशन चाहे तो होगा, वरना तस्वीर मौजूद है। अब तस्वीर के साथ पहचान भी सकते हैं आप। और पिछले शायद 2013 के अंदर ये तय पाया, मुझे याद नहीं 2013 में या 18 में, कि ख़वातीन की तस्वीर नहीं होगी। मगर अब शायद ये डिसीजन भी है कि ख़वातीन की तस्वीर भी होगी, क्योंकि वो ख़वातीन पोलिंग एजेंट्स है, ख़वातीन प्रिसाइडिंग ऑफिसर है, तो ख़वातीन की भी तस्वीर होगी और मर्दों की भी तस्वीर होगी। बट व्हाट एल्स कैन बी डन? पिछले दिनों आपको मैंने भेजा भी था चेयरमैन साहब, एक खातून जिसके दोनों हाथ नहीं है, वो ये कह रही थी कि जब मैं बैंक जाती हूँ तो मुझे बैंक में अकाउंट खोलना और प्रोसेस करना मुश्किल है। तो पाकिस्तान ने बड़े काम किए हैं उसके अंदर। आप ये देखिए कि आई एम प्राउड ऑफ द फैक्ट कि डिसेबल्ड लोग, तो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स की जो खातून नाबीना थीं और उन्होंने यूनाइटेड नेशंस में तकरीर की, तो पाकिस्तान गेट्स क्रेडिट फॉर आउटस्टैंडिंग वर्क। इसी तरह से नादरा इज़ आउटस्टैंडिंग। आपके पड़ोस के मुल्क में उन्होंने कोई 10 साल पहले शुरू किया नया डेटाबेस बनाना बेस्ड ऑन रेटिनल रिकग्निशन। अच्छा, आप आईटी की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या है? आप सुनते रहते होंगे कि एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ये वगैरह वगैरह। अच्छा, मैं आपको अगर इसका जूस बता दूं, एक चीज़ जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और आईटी की सबसे बड़ी चीज़ है, विच प्रॉबली कवर्स 80 to 90% ऑफ द डेवलपमेंट, तो एआई करता क्या है? एआई पैटर्न रिकॉग्नाइज करता है, पैटर्न इन डेटा और पैटर्न इन फेसेस, और हर जगह सिर्फ पैटर्न रिकॉग्नाइज करता है। रिपीटिंग कोई चीज़ का पैटर्न हो, पैटर्न रिकॉग्नाइज करता है। तो फेशियल रिकग्निशन तो अब बड़ी उरूज पर पहुंच गई। तो नादरा भी सोच ही रहा होगा, क्योंकि इनके पास तो तस्वीरें भी हैं, फेशियल रिकग्निशन इज़ नॉट एन इशू, तस्वीरें भी हैं। और इसी फेस के साथ इम्कान होगा कि जब तस्वीर खींची जाती है तो आपको याद होगा कि तस्वीर में कभी कभी आंखें लाल हुआ करती थी तस्वीर जब खींची, तो एक्चुअली वो फ्लैश का रिफ्लेक्शन होता था रेटिना से। तो इसी तस्वीर के अंदर इस बात का भी इम्कान है या मज़ीद बेहतर हो जाएगा
कि रेटिनल पैटर्न भी एक ही तस्वीर के अंदर रिकग्नाइज कर लें उसी डेटाबेस के अंदर। तो ऑल दीज आर ह्यूज पॉसिबिलिटीज़ फॉर द फ्यूचर। अब जब ये साहब हमारा बूढ़ा पेंशनर बैंक नहीं जा सकेगा, तो आपने ये फरमाया कि कोई ऐप भी अब आप डेवलप करने की कोशिश करेंगे कि ही मे नॉट हैव टू गो टू द बैंक, वो घर बैठे बैठे वो ऐप के ज़रिए ये बात सर्टिफाई कर ले, प्रूफ ऑफ लाइफ। अब प्रूफ ऑफ लाइफ विल नॉट बी द कॉन्सेप्ट, द प्रूफ ऑफ इतना सिंपल कॉन्सेप्ट आप डेवलप कर रहे हैं कि इसमें हर पेमेंट के लिए घर बैठे बैठे ही शुड बी एबल टू यूज हिज फिंगरप्रिंट समथिंग और दी अदर, घर बैठे बैठे कर ले। मगर इसके प्रॉब्लम्स भी हैं। प्रॉब्लम्स क्या हैं? एज पीपल गेट ओल्ड, प्रॉब्लम्स क्या है? हमारे यहाँ बैंकिंग मुहतसिब हैं और वफाकी मुहतसिब हैं, और रोज़ाना मेरे पास अपील आती हैं, 4-5 ऐसी अपील आती हैं कि जी मुझे फ़ोन किया गया। फ़ोन करके एक साहब ने कहा कि जी मैं मेजर फलाना बोल रहा हूँ, तुम्हारा पैसा रुका हुआ है, तुम्हारा बैंक अकाउंट ब्लॉक हुआ है और तुम मुझे अपनी डिटेल्स दो। तो कुछ लोग इस झांसे में आकर अपनी आइडेंटिटी डिटेल्स दे देते हैं और पैसा बैंक से फ़ौरन निकलता है, लाइक दिस। जब उनको होश आती है तो वो काम हो चुका होता है। 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख, 15 लाख टू दैट। तो स्कैमर्स हर जगह मौजूद हैं। हमने फ़िलहाल तो बैंक को जिम्मेदारी दी है कि देखो ये मासूम पॉपुलेशन है हमारी, तुम इनसे ये एक्सपेक्ट करो ये टैक्स हैवी होंगे तो ये टैक्स हैवी नहीं होंगे। यानी ये सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा मैं, द डेटा ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स के लोगों को स्कैम किया जाता है उनका डेटा निकालने के लिए और उसकी बुनियाद पर बेईमानी करने के लिए। तो 60% ऑफ पीपल ओल्डर देन 55 get a scam call at least once a month in the US, and lot of them fall for it. तो हमने फ़िलहाल जिम्मेदारी बैंक्स को दी है कि तुम मुसलसल लोगों को एजुकेट करो। कोई सर्विस जब प्रोवाइड कर रहे हो ना तो उसके लिए एजुकेशन होती है। बैंक अपने आप को इतना मोहतात तो ज़रूर कर लेता है कि वो अकाउंट खोलने जाएं तो इतनी बारीक प्रिंट होती है 4 पेजेस की जिसको साइन करना होता है, और हम साइन कर देते हैं बेस्ड ऑन ट्रस्ट। तो जब बैंक अपनी तरफ से इतना प्रोटेक्शन, अपनी एहतियात करता है तो दूसरों को भी प्रोटेक्ट करे। तो द स्कैमिंग ऑप्शंस इसमें भी आ जाएंगे, आ सकते हैं, मगर टेक्नोलॉजी हर चीज़ में बदल रही है। मैं अभी भी जब एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से कहता हूँ कि वर्चुअल लर्निंग बढ़ाओ और वर्चुअल टेस्टिंग बढ़ाओ, तो मुझे अभी भी एक पैराडाइम शिफ्ट, क्योंकि जहनों की है, जनरेशनल गैप है, तो लोग ये कहते हैं कि जी इसमें टेस्टिंग कैसे करेंगे और इसमें ये क्या होगा। और मैं उनसे कहता हूँ कि ज़माना इससे भी आगे निकल गया। जो आईटी कॉन्ट्रैक्ट किसी को देते हैं ना कि तुम ये सॉफ्टवेयर बनाओ, तो उसके ऊपर वो ये भी जानते हैं कि इसकी प्रोडक्शन क्या होगी। झूठ नहीं बोल पाएगा। दे हैव वेज ऑफ असेसिंग कि हाउ मेनी लाइन्स ऑफ कोड डिड ही राइट। अच्छा, और जब इम्तिहान लेते हैं तो 1 कैमरा, 2 कैमरा, 3 कैमराज लगाकर कंप्यूटर के साथ इम्तिहान भी हो जाता है। इट्स लाइक एन इन्विजिलेटर। इन्विजिलेटर की तो आंख यूं हो जाएगी, कैमरा की नहीं होगी, और उसकी रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल रहेगी। तो कंप्यूटर पर बच्चा क्या देख रहा है वो भी आ गया, इधर भी कमरे के ऊपर भी कौन कमरे के अंदर आया, कौन गया, ऊपर भी हो गया कि कहीं किसी नोट्स को तो नहीं देख रहा। दीज आर सिंपल थिंग्स। टेक्नोलॉजी अब आपका तीसरा हाथ बन जाएगा और ऑलरेडी बनता जा रहा है। तो लिहाजा मैं समझता ही हूँ। और इसी तरह से आप ये देखिए, और रेजिस्टेंस बड़ा होता है टेक्नोलॉजी के एतबार से कि यहाँ फेल हो जाएगा, यहाँ फेल हो जाएगा। और ये नादरा भी कोशिश कर रही है कि इंटरनेट वोटिंग हो सके ओवरसीज़ पाकिस्तानी के लिए। वहाँ पर भी इशू है यही कि लोग अपने आप को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे वोट डालने के लिए। अच्छा, यहाँ तो अब फिज़िकली बंदा गया, बायोमेट्रिक हो गई, वरना तस्वीर हो गई, लोगों ने बैठकर डिसीजन कर लिया। अब जो बंदा है ही नहीं, इंटरनेट पर मौजूद है, तो जैसे नादरा आईडी क्रिएट कर रहा है किसी बंदे की, तो वोटिंग इज़ अ मच लेसर प्रोसेस। तो वो जो आईडी क्रिएट हो सकता है तो वोटिंग भी हो सकती है। बट ये सारे एरियाज़
चाहे फिजिकल हो, फिजिकल हैकर चोर ज़बरदस्ती मेरी आईडी और मेरा आईडी कार्ड ले जाकर कोई काम कर सकता है। तो इसी तरह से हवा के अंदर, इंटरनेट के अंदर भी हैकिंग का इम्कान है, मगर हैकिंग का इम्कान अगर आपका प्रोटेक्शन मैकेनिज़्म्स अच्छा हो तो काम 99% हो जाएगा और हैकिंग 1% रहेगी। ऑलरेडी बैंक के सारा सिस्टम्स मौजूद हैं। आप खबर सुन लेते हैं कि FBR के अंदर हैकिंग अटैम्प्ट हुई है, फलानी जगह पर हुई, बट द अमाउंट ऑफ वर्क डूइंग इज हैपनिंग ऑन द इंटरनेट इन पाकिस्तान, वो हैकिंग तो उसका 0.001% भी नहीं होगा, मगर ख़बर बड़ी अच्छी है। जिस तरह से ख़राब ख़बर की रजिस्ट्री बड़ी अच्छी है, तो उसी तरह से ये खबर भी बड़ी अच्छी कि हैक हो गया, मगर काम बहुत होता है। मैं आपको मिसाल देता हूँ, हैकिंग की पॉसिबिलिटी पाकिस्तान में जितनी हैकिंग आज तक हुई है, अभी हमारे सिस्टम्स कमज़ोर हैं, मगर पाकिस्तान में भी जितनी हैकिंग आज तक हुई है उससे कहीं ज़्यादा रिस्क इस बात में है कि आप हवाई जहाज़ पकड़े और हवाई जहाज़ क्रैश हो जाए, कहीं ज़्यादा रिस्क है। मगर आप हवाई जहाज़, किसी ने हवाई जहाज़ पर सवारी करना छोड़ा तो नहीं, कहीं ज़्यादा रिस्क है कंपेयर टू हैकिंग। तो लिहाजा डिसप्रोपोर्शनेट अगर लोगों को अलार्म किया जाए तो नतीजा ये होता है कि तरक्की रुकी रहती है, कम हो जाती है, स्लो हो जाती है। आपने मिसाल दी जनाब ऑडिटर जनरल साहब अज़रबैजान की, तो और आपने कहा कि जनाब वहाँ तरक्की हुई और यहाँ पर कुछ कम, और इसी बात का अफसोस है। तो मैं समझता हूँ कि आप जहन में रखिए कि तरक्की जो है वो ऑयल से नहीं होगी, वो नेचुरल रिसोर्सेज से नहीं होगी, वो हमारी अपनी इंटेलेक्चुअल रिसोर्सेज जैसे जैसे हम डेवलप करेंगे उसी से तरक्की है, और उसी से तरक्की देरपा होगी। जापान, जर्मनी डिस्ट्रॉय भी हो जाएं तो भी उनके लोग अगर ज़िंदा हैं तो वो अपने मुल्क को वापस वहीं खड़ा कर सकते हैं जहाँ पर था। तो लिहाजा मैं समझता हूँ कि बेइंतहा ज़रूरी है कि कौम के अंदर अगर रेजिस्टेंस है टेक्नोलॉजी का तो वो देख देख कर कम होना चाहिए। और रेजिस्टेंस अजीब सा है, हर वक्त हम टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं, टेलीफोन के ज़रिए दुनिया के सारे काम कर रहे हैं, मगर ये कि कभी कभी एक रेजिस्टेंस आ जाता है। और मैं आपको मिसाल देता हूँ, ये तो एक तो ये है कि जो इंटरनेट वोटिंग का जैसे ही ये फाइनलाइज करेंगे तो ये मामला पब्लिक डिबेट में बहुत आएगा कि किस तरह से आइडेंटिटी को हैंडल करेंगे, ये नादरा का जो सिस्टम डेवलप होगा, किस तरह से आइडेंटिटी को हैंडल करेंगे, किस तरह से वोटिंग कराएंगे और किस तरह से वोटिंग का ऑडिट ट्रेल भी हो सके। सारी चीज़ों का इम्कान है, बट दे हैव अ ह्यूज टास्क विद देम ऑन देयर हैंड्स। आप टेक्नोलॉजी रेजिस्टेंस के अंदर मैं एक और मिसाल देता चलूँ बिफोर आई क्लोज माई डिस्कशन विद यू। आपसे बिल्कुल ऐसे बात मैं चाहता हूँ हो जैसे गवर्नमेंट सर्विस के अंदर आप लोग हैं, और हर अंदाज से आपकी कोशिश ये है कि पाकिस्तान में इन ऑटोमेशन करके लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें, और उसके साथ साथ आप करप्शन को रोकने के तरीके, ये भी पैटर्न्स जो है ना, ये भी अकाउंट्स के अंदर रिकग्नाइज होते हैं। जो आपका जो ऑडिट सिस्टम है, ऑडिट सिस्टम देखता यही है कि पैटर्न से हटकर जो गड़बड़ है यहाँ पर कोई चक्कर ज़रूर है, तो वही पैटर्न रिकग्नाइज करता है। बट व्हेन पैटर्न रिकग्निशन गोज बियॉन्ड द ह्यूमन स्किल्स इनटू एन AI स्किल, ट्रिमेंडस एडवांटेज है। यानी इंसान अगर 10 कंपनियों के अकाउंट देख सकता है तो AI डिपेंडिंग ऑन द बेस 10,000 कंपनियों के अकाउंट्स देख सकता है। एंड देयर टाइम इज़ कमिंग, ये जो ब्रिक एंड मॉर्टर बैंक्स हैं इसका ज़माना ख़त्म होता जा रहा है। यानी ये कि कहा यह जा रहा है कि बैंक्स ऐसे खुल गए हैं जो कहते हैं कि जी आपसे ना हमारे ज़ाती मुलाकात की ज़रूरत है, आप अपना डेटा हमसे शेयर कर लीजिए और रेगुलरली करते रहिए, अपने अकाउंट शेयर करते रहिए। आपको जब लोन चाहिए होगा या बढ़ाना चाहेंगे, विदिन 2 मिनट्स वी विल गिव यू अ वर्डिक्ट। इतना फास्ट असेसमेंट ऑफ अकाउंट्स आज मौजूद है, बात की बात नहीं, आज मौजूद है। तो मे बी ब्रिक एंड मॉर्टर बैंक्स में जाने के लिए बहुत सारे लोग तो अब भी नहीं जाते, सारे ट्रांसफ़र जैसे रास्त खुल जाएगा और बहुत सारी कैफियत खुल जाएंगी तो अपने टेलीफोन पर सारे काम आप करेंगे। वो यू मे नॉट हैव टू विज़िट एनी प्लेस टू बी एबल टू डू दैट। तो मैं ये समझता हूँ कि यही जो रेजिस्टेंस है इसका हमें ख्याल करना पड़ेगा। एक तो डिजिटल बैंकिंग एम्पावरमेंट बड़ी करेगी, एहसास का डिस्ट्रीब्यूशन इनटू अकाउंट्स ऑफ द वुमेन बहुत बड़ी चेंज लेकर आएगा। द एबिलिटी फॉर मी टू सेंड एनी वन ऑफ यू मनी विदाउट वरिंग अबाउट द फैक्ट कि प्लेटफॉर्म क्या है, प्लेटफॉर्म पीछे हो और सामने सिर्फ माई एबिलिटी टू ट्रांसफ़र मनी फ्रॉम माई अकाउंट टू योर अकाउंट।
तो इस तरह से समझा ये जाता है कि अगर डिजिटलाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी हो जाए तो जीडीपी पर डायरेक्टली सिर्फ इस चीज़ का, विदाउट गुड्स विदाउट रिसोर्सेज, सिर्फ इस चीज़ का फ़र्क जो पड़ता है वो 2 से 3% तक पड़ता है अगर आपने, और ये सारी चीज़ें डिजिटलाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी के अंदर ये हाथ बटा रहे हैं, और इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर और दूसरी चीज़ें आती चली जाएंगी। मगर 2-3 चीज़ें बड़ी अहम आपसे जिक्र करता चलूँ। एक तो ये कि फ़ैसले जल्दी करें। ये ज़माना जो फ़ैसला आज होना है वो कल तक भी ये ज़माना बर्दाश्त नहीं करता। और प्राइवेट सेक्टर में आप देखते हैं कंपेयर टू द गवर्नमेंट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर में इसी वजह से फ़ैसले जल्दी होते हैं। तो फ़ैसले आप जल्दी करें और टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट करें। और बड़ा रेजिस्टेंस, यानी मैं आपको बताऊं कि जैसे मैं मेहनत कर रहा हूं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और इंटरनेट वोटिंग पर, मेरा पुराना तजुर्बा इसके अंदर है कि मैंने पार्टी के 35 लाख वोट डलवाए 2010 में, इलेक्ट्रॉनिकली टेलीफोन पर डलवाए। तो मेरा बड़ा तजुर्बा, चेयरमैन असेंबली के अंदर भी मैंने चेयर किया इस कमेटी को, और अभी भी मैं मशवरा दे रहा हूँ कि इसको किस तरह से बेहतर किया जाए। तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग, इमेजिन करें कि एक सिंपल चीज़ के ऊपर भी रेजिस्टेंस है, तो इसका मतलब ट्रस्ट फैक्टर डेफिसिट है। रेजिस्टेंस क्या है? एक मशीन है, जैसे कैलकुलेटर आपके यहाँ आपने पैसे उसमें डाला कि किसको वोट दिया है, वोट प्रिंट होकर आपके हाथ में आ रहा है, छोटा सा वोट प्रिंट होकर आपके हाथ में आ रहा है। अगर आप समझते हैं कि गलत प्रिंट हो गया, वापस कर दें उसको, वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर फाड़ फूड़ कर फेंक देगा, रिकॉर्ड कर लेगा कि जी वोट गलत प्रिंट हो गया। अगर आप समझते हैं सही प्रिंट हुआ, उसको फोल्ड करके आप बैलेट बॉक्स में डाल दें। अच्छा, यहाँ तक तो ये वही पुराना सिस्टम है, सिवाय इसके वोट छपा हुआ नहीं है पुराना, बल्कि उसी वक्त आपने जो कहा उस एतबार से सिंबल छप गया। एक उसके साथ एक मशीन लगा दी गई, जैसे आपकी बिल्डिंग के अंदर कहीं ना कहीं कैमरा भी तो होगा ना। पहले कैमरे से पहले क्या था कि रजिस्टर होता था, वो आदमी एंटर करता था कि फ़लाना आदमी आया, ये हुआ। कैमरे के साथ ऑटोमेटिक रजिस्ट्रेशन है, तो उसके अंदर एक कैलकुलेटर है जो बटन दबाया उसकी गिनती रखता है। तो पेपर वोट अपनी जगह पर है, देयर इज़ नो इशू। ये जो मशीन है ये सिर्फ आपको उसी वक्त बता देगी कि वोट कितने पड़े, ताकि ये जो बात होती है ना कि 4 घंटे लगे, 10 घंटे लगे, प्रिसाइडिंग ऑफिसर गायब हो गए, अगवा हो गए, रिजल्ट का पता नहीं चल रहा, रिजल्ट में कोई गड़बड़ हो रही, इट जस्ट ओवरकम्स दैट। सो देयरफॉर इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि जो कौमें तरक्की करेंगी वो कौमें वो हैं जिनकी लीडरशिप उनको नए दौर की टेक्नोलॉजीज़ पर सवार करे, और वो कौम नए दौर की टेक्नोलॉजी को जल्दी एब्जॉर्ब करे। वी आर ऑलरेडी लेट इन अडॉप्टिंग थिंग्स विच वी कुड हैव अडॉप्टेड 15 years ago डिस्पाइट आवर रिसोर्सेज। चीज़ें सस्ती थीं, ऑनलाइन एजुकेशन टूल्स अवेलेबल हैं, 15 साल से हमने नहीं अडॉप्ट किया। जब कोविड ने हमें अडॉप्ट करवा दिया तो हमने कर लिया। तो कौमें वो होती हैं जो पहले से ट्रेंड पहचान कर अपनी ज़रूरत के एतबार से जल्दी भागकर उस बस पर सवार होती हैं जो नए दौर की बस है। तो लिहाजा मैं इस वजह से इस बात में बड़ा खुश हूँ कि आपने एक और कदम उठाया, और देख कर इसके साथ साथ जैसे जैसे आपको कॉन्फिडेंस होगा तो आप इस काम को बढ़ाते जाएंगे। तो विद क्रेडिट एंड थैंक्स टू द कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स, द ऑडिटर जनरल एंड नादरा एंड द एंटायर टीम, इनफैक्ट सीमेंस की कोऑपरेशन, और आप लोगों को, आप सब लोगों का बेइंतहा शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।